बेसिकली ये मोल्स की सेकंड क्लास में, यानी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। यानी हमने यहाँ तक डिस्कस किया था मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर, और मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एम आर। यानी ये दो रिलेशंस हैं आपके पास। आप दोनों को कभी अगर मोल्स निकालना हो तो ये, और अगर मास निकालना हो तो ये, एक ही बात है। मैंने उसको रीअरेंज कर दिया, एक ही इक्वेशन है ये। अब लेट्स सपोज अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं 3.02 grams of HCl में, so 3.02 grams is the mass, okay, and this is an MR, molecular mass of HCl. so molecular mass HCl का जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो 36.5 होगा। सही है जी। अच्छा, दूसरा ये कि आप रेशो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। रेशो मेथड में ये होता है कि HCl का जो मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज मोलर मास इज दैट इज 36.5 grams, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। मोल को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं ना कि व्हेन मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दैट इज इक्वल टू मोल। सो HCl का मास कितना है? 36.5, क्योंकि हाइड्रोजन इज 1 एंड क्लोरीन इज 35.5, दोनों को ऐड किया तो 36.5। so 36.5 grams of HCl is equal to 1 mole. If I have this much grams, so that is equal to x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.08 मोल। एक ही बात है, एक ही बात है, काम वही है, बस मेथड सर डिफरेंट है। दोनों यूज कर सकते हैं ना, मतलब अगर बिल्कुल कर मुझे सकते हो, रेशो मेथड बिल्कुल नहीं यूज करना तो। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसी तरह से मास इन ग्राम्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो नो प्रॉब्लम, हमने उसी को इंटरचेंज कर दिया। सो मास इज इक्वल टू एम आर मल्टीप्लाई बाय मोल्स। एम आर ऑफ HCl इज 36.5 एंड मोल इज 0.08। आपके पास मास आ गया। चाहो तो आप ये मेथड यूज कर लो। Obviously, I know that 36.5 grams of HCl is equal to 1 mole. So if I have this much moles, that is 0.08, that is equal to x. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन ग्राम्स। दिस इज द मास इन ग्राम्स। सो यू हैव टू मेथड्स, चाहे आप मास कैलकुलेट करो तो चाहे आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो, तो आप ये जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मतलब एम आर की एक टर्म यूज हो रही है यहाँ पर। ये एम आर है क्या? सबसे पहले तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये एम आर है क्या। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दूं आपको, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की टर्म, फिर आगे चलते हैं। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, relative molecular mass, that is MR, basically। तो relative molecular mass basically ये mass of a molecule है। ये क्या है? mass of a molecule है। mass of a molecule है, बेसिकली ये है क्या? इज द एवरेज, एवरेज mass of one molecule, okay, average mass of one molecule compared to 1/12 of the mass of कार्बन 12। कार्बन 12 से ही हम क्यों कंपैरिजन करवा रहे हैं? बेसिकली ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। तो ये रिलेट करवा रहे हैं बेसिकली, दिस इज रिलेटिव टर्म, और रिलेटिव चीजों का यूनिट नहीं होता। ये कोई एग्जैक्ट बात थोड़ी है, ये रिलेटिव बात है। एग्जैक्ट चीजों का हम जो है वो मास फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर यूनिट भी होता है। ये तो रिलेटिव टर्म है ना भाई। लेट सपोज मेरा वेट 80 kg है और आपका वेट 20 kg है, तो मैं रिलेट करवा सकता हूँ कि लेट सपोज मैं ये कह देता हूँ कि आई एम 3 times या आई एम 4 times हैवियर देन यू। आई एम 4 times हैवियर देन यू। लेट सपोज ये मैं हूँ और ये आप हो,
ओके, दिस इज यू एंड दिस इज आई। सो मैं रिलेट करवा सकता हूँ कि आई एम 4 times हैवियर देन यू। तो ये तो मैंने आपको रिलेटिव टर्म बता दी, इसका कोई यूनिट थोड़ी होगा, मतलब कोई कोई यूनिट नहीं होगा इसका, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का कोई यूनिट नहीं होता, इट्स अ रिलेटिव मास बेसिकली। और हम कंपैरिजन किससे करवा रहे हैं, कार्बन 12 से करा रहे हैं, क्योंकि कार्बन 12 हमारा स्टैंडर्ड है। दैट्स वेरी सिंपल, मतलब इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये भाई। जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, मैं आपको कहूँ कि यार ये वाली लाइन छोटी है या बड़ी है, आपको डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहिए इसका कि छोटी है या बड़ी है, बल्कि आपको पूछना चाहिए किस से, आपको पूछना चाहिए किस से। अब मैंने एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो अब आपका माइंड बन गया ना कि जो ये वाली लाइन है ये तो बड़ी लाइन है, क्योंकि आप जो साथ में होगा उससे कंपैरिजन करवा रहे होगे। तो जब मैं आपसे इस लाइन की लेंथ पूछ रहा हूँ तो ये छोटी वाली लाइन आपका क्या बन गई, स्टैंडर्ड बन गई। बात को समझो जरा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड बन गया आपका। और अगर मैं इसकी लेंथ पूछूं तो ये आपके लिए स्टैंडर्ड बन गया। हालिया मेरी बात समझ आ रही है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम हमेशा जी। स्टैंडर्ड कंसीडर कर रहे होते हैं। लेट सपोज आपके हाथ में फोन है, मैं कह रहा हूँ यार उसका वेट बताओ, आप एग्जैक्ट मुझे कभी भी नहीं बता सकते। मतलब क्या, मतलब कुछ है ही नहीं। आपके हाथ में मोबाइल है तो आप उसका वेट मुझे कैसे बताओगे, क्या है, कितने ग्राम्स है, नथिंग। आपके पास जब तक कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, तो हमने क्या, लेट सपोज भाई मैंने आपको कहा कि ये आपके पास एक वेइंग बैलेंस है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भाई आपके हाथ में फोन है, आप उसका मुझे वेट बताओ। अब आप क्या करोगे, अपने फोन को आप एक तरफ रखोगे, सही है। लेट सपोज मेरे पास एक साइड ए है और एक साइड बी है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो साइड ए है और जो राइट हैंड साइड है वो साइड बी है। आपने साइड बी में अपना मोबाइल रख दिया। अब जैसे ही आप साइड बी में अपना मोबाइल रखोगे, तो एक इमेजिन करोगे ये साइड आपके नीचे हो जाएगी, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रखा ही नहीं होगा। बात समझ रहे हो। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड रखूंगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर। लेट सपोज मेरे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे पास 250 ग्राम्स का भी है, मेरे पास 50 ग्राम्स का भी है, मेरे पास 100 ग्राम्स का भी है, मेरे पास 150 ग्राम्स का भी है, मेरे पास 500 ग्राम्स का भी है, मेरे पास 1000 ग्राम्स का भी है। तो जैसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रखते जाऊंगा, अगर मैंने देखा अगर मैंने देखा कि 250 ग्राम्स वाला स्टैंडर्ड रखने से ये बिल्कुल इक्वल हो गया, ये बिल्कुल इक्वल हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया, इट्स मीन दैट इट्स मीन दैट कि आपके फोन का जो वेट है वो 250 ग्राम्स है। तो इससे हमें क्या बात समझ आई, कि हमने डायरेक्टली नहीं बताया इसका वेट, हमने डायरेक्टली इसका मास नहीं बताया, हमने कंपैरिजन करवाया। किससे करवाया, हमने किससे कराया, जो हमारे पास वेट्स रखे हुए थे उससे करवाया हमने। तो हम उसी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो कार्बन, कार्बन को हमने एज ए स्टैंडर्ड सपोज किया हुआ है। तो हम जब किसी भी चीज का मास फाइंड आउट करेंगे तो हम बार बार ये कहेंगे कि कार्बन 12 और कार्बन 12। तो इसलिए आपको ज्यादातर यही नजर आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आपके पास, सही है। और आपके पास अगर कोई भी चीज आ जाए, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो कंपाउंड हो, बात समझ आ रही है। उसको अगर आपने मेजर करना हो उसको अगर आपने मेजर करना हो तो हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज करते हैं बेसिकली। तो मैं इसको कह सकता हूं कि मास ऑफ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, अब वो चाहे आपके पास एलिमेंट हो या कंपाउंड हो। मैं आपको दोनों की एग्जांपल नीचे लिख देता हूँ ताकि आपका माइंडसेट बन जाएगा इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी H2 वगैरह हो, N2 हो या O2 हो, और इसका मतलब आपके पास HCl हो या अमोनिया हो, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज मेजर्ड, तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, दैट इज कॉल्ड MR। ओके, उसका सैंबल क्या होता है, MR होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि MR और AR
MR or AR is the ratio. Is the ratio. It's a relative term. It's a relative term basically. It's a relative term. तो कोई भी relative term होगी ना बेटा, there is no unit. No unit. कोई यूनिट नहीं होता है इसका. इट्स अ सिंपल रेशो यार, सिंपल रेशो है ये. तो इसलिए अगर आपको किसी भी चीज का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है तो आप क्या करोगे बेटा, सिंपल एटॉमिक मासेस को ऐड कर दोगे आप. सो टू टू फाइंड MR of any compound, okay, just add all AR. Okay, just to add all atomic masses basically. Okay, which are present in chemical formula. ओके अच्छा जी, तो वही हमने जो है वो प्रैक्टिस की थी. वही हमने प्रैक्टिस की थी कि जैसे मैंने अभी आपको मॉलिक्यूल दिया कि आपके पास है K2SO4.Al2SO4 3.24H2O. तो हमने क्या कहा कि पोटेशियम इज 39 टाइम्स 2. फिर हमने कहा सल्फर इज 32. फिर हमने कहा कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स 4. फिर हमने कहा एल्यूमिनियम इज 27 टाइम्स 2. फिर हमने कहा सल्फर इज 32 टाइम्स 3. फिर हमने कहा ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स 12. फिर हमारे पास बचा 24H2O. 24H2O. H2O का इंडिविजुअल 18 होता है ना. H2O का अपना मास कितना होता है, 18 होता है. H2O को आप चाहो तो यहाँ अलग से कैलकुलेट कर लो. 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इज 1 एंड देन 16, सो टोटल 18. और जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपको आंसर मिला 948. तो 948 इज योर MR, क्योंकि आपने एटॉमिक मासेस को ऐड किया है. क्योंकि आपने एटॉमिक मासेस को ऐड किया है. तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं बेटा कि इट्स द सम ऑफ एटॉमिक मासेस बेसिकली, ये क्या है, सम ऑफ AR. तो ये बात है. ओके अच्छा, दूसरी बात ये कि एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि ये जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की टर्म है ना, ये कोवेलेंट के लिए यूज होती है. किसके लिए यूज होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज होती है. क्योंकि आयोनिक के लिए हम एक अलग टर्म यूज करते हैं, दैट इज रिलेटिव फॉर्मूला मास. ओके, आयोनिक के लिए अलग से टर्म यूज करते हैं, दैट इज यू कैन से रिलेटिव फॉर्मूला मास. तो ये एक्सक्लूसिवली ये कोवेलेंट के लिए होता है, ये आपको याद रहे. तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, फॉर कोवेलेंट compounds and molecules. Okay, for covalent compounds and molecules, right? आलिया समझ आ रहा है ना? जी. ओके अच्छा अच्छा, चूंकि आपको अंदाजा हो रहा है इसके नाम से, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट का होता है. आयोनिक के तो मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है. H2N2O2F2Cl2Br2I2AP2, ये सारे तो कोवेलेंट हैं भैया. आयोनिक में तो नहीं होते हैं ये सारे के सारे. तो हम एक नई टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड relative relative formula mass.
relative formula mass, relative formula mass, okay, relative formula mass. अच्छा, relative formula mass जो है बेसिकली ये mass of an ionic compound, ये क्या है? mass of an ionic compound है, ऑब्वियसली relative term है तभी हमने relative का वर्ड यूज किया है। ये होता क्या है? अगेन its average mass of its average mass of one unit of ionic compound, one unit of ionic compound in comparison with again carbon 12, or 1/12 of the mass of carbon 12. ओके, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो है वो जनरली मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो इसलिए इनके लिए कोई अलग टर्म यूज होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव फॉर्मूला मास। और रिलेटिव फॉर्मूला मास का भी जो सिंबल है वो एम आर ही होता है। ओके, एम आर ही होता है, बस हमने उसको थोड़ा सा एक्सक्लूसिव कर दिया कि ये उसके लिए और ये इसके लिए। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बेटा कैलकुलेशन का भी सेम मेथड है, कैलकुलेशन भी सेम मेथड है, सेम मेथड टू कैलकुलेट द एम आर ऑफ आयोनिक कॉम्पाउंड्स। एक करके बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि यू हैव सोडियम क्लोराइड या सोडियम, हाँ बस सही है, सोडियम क्लोराइड ले लो। तो सोडियम क्लोराइड में Na is 23, chlorine is 35.5, so the total is 58.5. Okay, total is 58.5, so this is the relative formula mass. अच्छा, फिर हम आते हैं किस पर? एक और टर्म है हमारे पास, मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास बेसिकली ये क्या है? मास ऑफ mass of 1 mole of substance, mass of 1 mole of a substance. ओके, अब ये जो सब्सटेंस आपके पास है ना बेटा, ये जो सब्सटेंस आपके पास है ना, ये ये कोई एलिमेंट भी हो सकता है और कोई कंपाउंड भी हो सकता है, कोई एलिमेंट भी हो सकता है और कोई कंपाउंड भी हो सकता है। ओके, अच्छा जी, अब आओ जरा आप, अगर मैं आपको कहता हूं अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास कोई एटम है, लेट्स सपोज आपके पास कोई एटम है, फॉर एटम, आपके पास कोई क्या है? एटम है। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, एटम के लिए अगर आपने कोई भी मोलर मास कैलकुलेट किया है, सही है, तो इस केस में जो आपका मोलर मास होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? एटॉमिक मास के, यानी कि ए आर के, यानी कि किसके? ए आर के। लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि यू समझ लो कि आपके पास है 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। मैंने आपको कहा यार पीरियोडिक टेबल से देखना जरा सोडियम का मास कितना है, आपने कहा सर 23 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ग्राम्स, तो ये है मोलर मास। ये क्या है? मोलर मास है, ये मास ऑफ 1 मोल है।
1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, अब सब्सटेंस मैंने एटम ले लिया, सोडियम ले लिया, तो ये जो 23 ग्राम्स है ना फॉर एटम, अब इस 23 को आप कह सकते हो कि ये AR भी है। बात को समझो, इस 23 को आप क्या कह सकते हो कि ये AR भी है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपके पास कोई, लेट सपोज कोई मॉलिक्यूल है, ओके, कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, फॉर मॉलिक्यूल, फॉर मॉलिक्यूल, तो अगर आप मॉलिक्यूल की बात करोगे तो मोलर मास आपका इक्वल हो जाएगा किसके, MR के। यानी कि आप समझ लो, लेट सपोज आपके पास ये है 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो आप बोलोगे सर ये है 35.5 टाइम्स 2, 71 ग्राम्स। तो इस केस में 71 ग्राम्स आपका क्या बन गया, MR बन गया। तो ये वैसे तो मोलर मास है, क्यों मोलर मास है, क्योंकि मास ऑफ 1 मोल है ये। 1 मोल ऑफ क्लोरीन का जो मास है वो 71 ग्राम्स है, तो इसको हम कहेंगे कि मोलर मास है। लेकिन अगर ये किसी मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो आप इसको MR कह सकते हो। ओके, एक्सक्लूसिवली हर चीज को डिस्कस करना है हम बिल्कुल डीपली, तो इसलिए ये बातें हमें बतानी पड़ रही हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई आयोनिक आ गया, फॉर आयोनिक, फॉर आयोनिक, तो आयोनिक के लिए आपका जो मोलर मास है, आपका जो मोलर मास है वो क्या बन जाएगा, MR। यानी कि इस MR का मतलब होगा रिलेटिव फॉर्मूला मास। इस MR का मतलब वो वाला MR नहीं है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये रिलेटिव फॉर्मूला मास है, क्योंकि आयोनिक है ना ये क्या है, रिलेटिव फॉर्मूला मास है, रिलेटिव फॉर्मूला मास है। और ये क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। ये क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, यानी कि एक टेक्निकली सेम है, बट एक्सक्लूसिवली हमने कह दिया कि वो कोवेलेंट के लिए है और ये आयोनिक के लिए है। ये बात है असल में। ओके, तो अब यूं समझ लो कि अगर मैं आपको कहूं कि, समझ लो कि अगर मैं आपको कहूं कि मैग्नीशियम मेरे पास है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास, ओके, वो कितना है, 24। कितना है वो, 24, मैंने पीरियोडिक टेबल से देखा है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना है, 24। ओके, तो अब मैं इस 24 को देख के ये कह सकता हूँ, और से सुनिएगा जरा, कि 1 मोल ऑफ, के 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम इज इक्वल टू, या मैं इसको लिख दूं प्रॉपर, के हैज अ मास ऑफ, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम हैज अ मास ऑफ 24 ग्राम्स, 24 ग्राम्स। तो इसलिए आप कह सकते हो कि हेंस द मोलर मास, the molar mass of, molar mass of magnesium is 24 grams पर मोल, पर मोल। एक मोल का मास है ना यार, ये एक मोल का मास है ना, तो तभी मैं इसको क्या कह रहा हूँ, पर मोल, तभी मैं इसको क्या कह रहा हूँ, पर मोल, पर मोल। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि रिलेटिव, फिर गौर से सुनिएगा जरा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अब मैं एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कोवेलेंट है, सही है, कोवेलेंट है ये, इज 44, इज व्हाट, इज 44। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि अब मैं इसी कोई अगर, अगर मैं इसी कोई डुप्लीकेट कर दूं जस्ट लाइक दैट, तो देखिएगा बेटा इसका क्या मतलब है। अब मैंने क्या किया कि इसी में ही अमेंडमेंट कर देता हूं मैं, कि दिस इज जस्ट,
Okay, this is of carbon dioxide. It's not an atom, it's a molecule. It's not an atom, it's a molecule basically. Okay, molecule has a mass of 44 grams. So molar mass of carbon dioxide is molar mass of carbon dioxide is 44 grams per mole. ओके 44 ग्राम्स पर मोल। बात समझ रहे हो? तो इसलिए वैसे जब हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं तो इतना ज्यादा हम इसका वो नहीं करते हैं, डिफरेंस नहीं रखते हैं कि क्या मोलर मास है और क्या रिलेटिव एटॉमिक मास है, सब एक साथ ही चल रहा होता है। ओके, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो बस मोलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को हम बस ऐसे ही लेके चल रहे होते हैं, कोई ऐसा डिफरेंस इसमें नहीं करते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिवली मैं आपको भी, चूंकि बिल्कुल बेसिक्स है, हमने बिगनर से बिल्कुल स्टार्ट लिया मोल्स का, तो मैं एक एक चीज आपको यूं बता रहा हूँ ताकि अगर कभी पूछ भी लें आपसे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ओके जी, तो ये था कुछ मोलर मास के बारे में। तो हमने जब अभी तक जो किया है मोल्स में, वो मास और एमआर के अंदर ये भी हम घूम रहे हैं। अभी हम गैसेस की तरफ तो गए ही नहीं है, अभी हम गैसेस की तरफ तो गए ही नहीं है, हमें वहां जाना है गैसेस की तरफ। अगर गैस हमारे पास आ जाती है तो उसका मोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बात समझ रहे हो? गैसेस के मोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गैसेस के लिए बात ये होती है कि गैसेस का वॉल्यूम होता है बेसिकली, दैट्स कॉल्ड दैट्स कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब अगर मैं गैस की बात करूं, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस एक लॉ है दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ है, ओके, कि अगर आपके पास इक्वल अगर आपके पास इक्वल अमाउंट हो अगर आपके पास इक्वल अमाउंट हो डिफरेंट गैस का, भाई मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा बेटा, अगर आपके पास इक्वल अमाउंट हो डिफरेंट गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का, so equal amounts of different gases occupy same volume, occupy same volume, okay, same volume, and that is 24 decimeter cube. That volume is called molar volume. That is called molar volume. It's 24 decimeter cube. Molar gas volume. It's molar gas volume. It's molar gas volume. And remember, at RTP means के room temperature and pressure. It may change अगर आप conditions को change करते हो। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। तो हम गैस की बात करेंगे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम गैस से ही कंटिन्यू करेंगे।